हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एसआई सिस्टम। जो पिछली क्लास में हम लोग डिफाइन कर रहे थे कि जो फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसमें हम लोग देखे थे कि एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और लास्ट सिस्टम जो था हम लोग का एसआई सिस्टम, जिसमें दोस्तों हम लोग बात किए थे जो एसआई सिस्टम है उसमें हम लोग 7 क्वांटिटी को रखे हुए हैं, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी है ना, इसके बाद करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और इसके बाद ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और टेम्परेचर। यानी ये 7 क्वांटिटीज हमारे पास अवेलेबल थे, जो हम लोग 7 क्वांटिटी को देख लिए थे कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास है दोस्तों। और इन क्वांटिटीज़ के बाद हम आपको बताए थे कि इस क्वांटिटी को, इसको हम लोग यूनिट बोल रहे हैं, 1 केजी, 1 मीटर, 1 सेकेंड, इस सब को डिफाइन कैसे किया गया है, इन सभी के बारे में, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। हमने बताया था आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो आइए आज के लेक्चर में हम लोग इन चीज़ों को सीखने जा रहे हैं दोस्तों। बाय द वे, इस पे क्वेश्चन तो आपको नहीं आएगा इन कॉन्सेप्ट पे, बट आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा सेशन होने वाला है। तो आप लोग सब्र रखें और आराम से स्थिरता से इसको सीखने की कोशिश करें। कुछ चीज़ों अगर चूँकि इसका थोड़ा समझाने में, चूँकि ये सब चीज़ें हैं ना जनरली आपको क्लास में ही जनरली डिस्कस नहीं किए जाते हैं, नॉर्मली बता के छोड़ दिया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे आपको कि एक बेहतरीन ढंग से इन चीज़ों को समझाएं। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ और हम लोग बढ़ते हैं क्या, एक एक करके इन सबों को डिफाइन करने की तरफ कि आखिर 1 केजी कितना कहेंगे, 1 मीटर कितना कहेंगे, 1 सेकंड कितना कहेंगे, 1 एम्पेयर कितना कहेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं दोस्तों। तो अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा कि आखिर 1 मीटर किसे कहा गया। तो दोस्त समय समय पे हम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश किए, लेकिन लास्टली अभी जो हम लोग 1 केजी जो कहते हैं, अब 1 केजी तो किसी स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग कहेंगे क्योंकि यूनिट डिफाइन कर रहे हैं, है कि नहीं, 1 केजी यूनिट डिफाइन कर रहे हैं, तो आखिर कहेंगे किसको। तो दोस्तों पेरिस में एक हमारे पास प्लेटिनम और इरिडियम का बना हुआ एक एलॉय है। उस एलॉय की जितनी वजन है उस वजन को कहा गया है 1 केजी। फिर सुनिए, पेरिस में प्लेटिनम और इरिडियम का बना हुआ एक एलॉय का रॉड है, सिलिंड्रिकल रॉड है, सिलेंडर के शेप का होगा, उसको हम लोग बोले 1 केजी। तो सर थोड़ा सा दिखाते तो मज़ा आता। तो आइए हम लोग क्या, पहले आप देख लीजिए क्या कि यूनिट का मास ऑफ यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और 1 केजी इसको है 1 किलोग्राम डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लेटिनम एंड इरिडियम सिलेंडर मतलब सिलेंडर का शेप का होता है, मतलब बेलन जैसा शेप का, केप्ट इन नेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट इन पेरिस। ओके, यहाँ पे रखा गया है और उसको हम लोग बोलते हैं 1 केजी। तो वो आखिर दिखता कैसा है, जरा सा उसको भी आपको हम दिखाएं। आइए देखते हैं हम लोग उसको, उन चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं उन चीज़ों को। ओके, ओके, प्लेटिनम एंड इरिडियम रॉड, प्लेटिनम एंड ओके दोस्त, कुछ इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे इमेज आ गए हैं। तो इसमें से हम किसी एक इमेज को पिकअप करेंगे। आज ही एक हम लोग इसमें से एक किसी पिक को पिक कर लेते हैं। ओके दोस्त, ध्यान से देखिएगा, ये इमेज आपको दिख रही होंगी, है ना दोस्तों, ये इमेज आपको दिख रही होंगी।
दोस्तों तो ये आप देख पा रहे होइएगा कि ये जो रड आपको इसके अंदर में दिख रहा है, ये जो रड आपको अंदर में दिख रहा है, ये जो रड दिख रहा है, ये प्लेटिनम और इरिडियम का ये जो रड है, इस रड की जो वज़न है उस वज़न को हम लोग क्या माने 1 kg। यही हमारा रिफरेंस है। इसी रिफरेंस के बेसिस पे हम लोग का किलोग्राम बना हुआ होता है। तो क्या अब बात यह है कि जैसे हम लोग को, जैसे मान लीजिए कि कोई गांव में आप लोग रहे होइएगा तो देखे होइएगा कि हम लोग के पास अगर 1 kg का, मान लीजिए वो बटखरा जिसको बोला जाता है गांव में दोस्तों, अगर 1 kg का बटखरा नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, ईंटा को फोड़ देते हैं और उसके बराबर इसको रख देते हैं एक तराजू में, एक इसको रख देते हैं और देखते हैं बराबर आ गया तो ईंटा को भी हम लोग यूज करने लगते हैं। किस चीज़ के लेके दोस्तों, बटखरा के लेके, मापने के लेके। तो क्या आपका कहना हुआ जो सर जो बना हुआ होता है क्या वो एग्जैक्ट होता है? दोस्तों देखिए होता क्या है कि हर समय हम बनाने के लिए अब इसी के पास नहीं आएंगे, तो इसलिए अलग अलग जगहों पे बना के कई रेफरेंस के रूप में रख दिए गए हैं और उस सब से हम अलग अलग मेजरमेंट करके किलो तराजू वाला जो होता है, जिसे हमारा सब्जी जो भी मेजरमेंट होता है वो होता है, वो सब बना के मार्केट में सप्लाई किया जाता है। इसीलिए देखिएगा कि कहीं कहीं पे आपको देखिएगा कि जब फॉल्ट देखने को मिलता है कि रहेगा 1 kg को तो वो रहेगा 900 ग्राम का, है ना। तो कारण यही है क्योंकि ये एक्चुअली में यहाँ पे जो है उसको 1 kg कहा गया है। तो बहुत जगहों पे आपको 1 kg का तो सही देखने को मिल जाएगा, लेकिन बनाने वाला कभी कभी जो मार्केट में बना के भेजता है तो वो एक रेफरेंस उसको मिला हुआ तो उस रेफरेंस से वो करके एग्जैक्टली भेजता है, लेकिन कोई लोकल लेवल पे भी कोई क्रिएट कर ले तो उस केस में वो गलत सलत बना के और 900 ग्राम का उसका हो जाता है, तो उसका बटखारा एकदम सही नहीं होता है। दोस्तों तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस रॉड की ये जो वजन है, ये प्लेटिनम और इरिडियम का बना हुआ इस रॉड का, इसको कहा गया 1 kg। और इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के तुलना कर करके सारे जितने भी 1 kg की जो हमारे पास जो तराजू में किलो जो बना हुआ होता है 1 kg का, और मान ली 5 kg का भी बना तो इसके 5 गुना करके बनाया गया है। तो ये इसी रेफरेंस से बनाया जाता है सारे। तो सर हर समय वहाँ मेजरमेंट करेंगे नहीं, इसके लिए बहुत सारे हमारे और भी रेफरेंसेस इसके रिस्पेक्ट में लेके बना दिया गया, वहाँ से हम लोग उसको मेजरमेंट करते हैं। अपेक्षा करते हैं कि आपको 1 kg का मतलब समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों, इसी में 1 kg के अलावा अब हमारे पास बनता है कि आखिर 1 मीटर किसको कहते हैं। दोस्तों 1 मीटर किसको कहा गया, देखिए आपको जैसा बताते हैं दोस्तों कि अलग अलग टाइम पे हम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन किए। तो दोस्तों 1 kg की अगर बात करें तो 1 kg हम लोग कहते हैं, जैसे हमारे देखिए हमारे पास सन से लाइट तो आता है, सूर्य से लाइट आता है ना, तो लाइट की स्पीड है। तो दोस्तों लाइट जब चलती है ना तो वो अगर है ना, वो अगर लाइट जो है 1/299, 792 और 458 सेकेंड, 1/ यानी 1 सेकेंड का कितना भाग समझिए, 299, 792 और 458। ओके सर ये क्या चीज़ है, इतना सेकेंड में अगर लाइट जितना दूरी तय करेगा उतना दूरी को हम लोग 1 मीटर कहेंगे। तो सर ये क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए दोस्त बात समझिए, इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझिए दोस्तों, इस चीज़ को समझिए। पहले हमारे पास था क्या, 299 है ना, 792 और 458 सेकेंड। दोस्तों इतना सेकेंड में, अगर इतना सेकेंड में लाइट चलेगी तो कितना दूर, देखिए ध्यान से सुनिए। हालांकि हम लोग निकाल भी सकते हैं क्योंकि हमको टाइम पता है, लाइट की स्पीड हमको पता है, तो कितना दूरी चलेगा वो हम निकाल सकते हैं मीटर में, है कि नहीं दोस्तों। तो देखिए ये जो दूरी है, ये देखिए सेकेंड की बहुत कम भाग हुआ। देखिए अगर मान लीजिए हमारे 1 सेकेंड चलता है, टिक टिक टिक, इतने इवेंट के बीच के टाइम होता है 1 सेकेंड। और इसको अगर हम बांटे, जरा सोचिए, 1/10 भाग में बांटे तो ये टाइम कितना कम जाएगा, और उसको 1000 भाग में बांटिए तो और कितना कम जाएगा वो टाइम, और उसको 10,000 बांटिए, समझिए इतने टाइम में बांटने के बाद ये टाइम कितना छोटा होगा। और उतने से टाइम में जितना लाइट चलेगा तो दूरी तय कर लेगा इतना टाइम में, जब टाइम देखेंगे और इतना सेकेंड का पार्ट होगा तो हम लोग कहेंगे कि भाई इतने टाइम में जितना दूरी लाइट ट्रेवल करता है वो डिस्टेंस जो होगा, उस डिस्टेंस को हम लोग बोले हैं 1 मीटर। तो हम कह सकेंगे कि वैक्यूम में, किसमें, वैक्यूम में लाइट जितनी दूरी
इतना सेकेंड में तय करता है, उस दूरी को हम लोग बोलेंगे, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे 1 मीटर। ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन है। ओके दोस्तों, तो अभी ये बात क्लियर हो गया ये कि ट्रेवल डिस्टेंस बाय लाइट इन वैक्यूम इन इतना सेकेंड, यानी 1/2979245 सेकेंड इज कॉल्ड 1 सेकेंड। या इसको पुराने ज़माने में क्रिप्टन के इतना वेवलेंथ से कंपेयर किया जाता था। ये पुराना तरीका था हम लोग को कंपेरिजन करने का। तो आप अपने कॉपी में जो लिखोगे दोस्तों, ये लिख लोगे ये सफिशिएंट है। ये पुराना तरीका था, ये वाला जो था ना, ये पुराना तरीका था इसको डिफाइन करने का। ठीक है, तो अभी हम लोग लेटेस्ट तरीके के साथ चले, यही कि भाई इतने सेकेंड में लाइट जितनी दूरी तय कर लेगी, और उस दूरी को हम लोग क्या नाम देंगे? 1 मीटर नाम देंगे। क्या बात क्लियर है? अब दोस्त बात आती है हम लोग को यहाँ कि भाई इतना तो समझ गए हम लोग, अब जरा सा ये बात जान ले हम लोग कि 1 सेकेंड किसे कहेंगे? 1 सेकेंड किसे कहेंगे? दोस्तों क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सीजियम एटम नाम सुने हुएगा आप लोग। 51 में NT1, 52 में टेल्यूरियम, 53 में आयोडीन, 54 में ज़ेनॉन, 55 में सीजियम, है ना। तो आप सुने होइएगा 55 में सीजियम जैसे एटम। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको पहले बोले कि ये आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन एग्जाम्सन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब एग्जाम्सन में आएगा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नॉलेज के व्यू से, एग्जाम्सन के व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एग्जाम्सन में कभी बहुत नहीं पूछे जाते हैं जनरली, है ना। तो आप इस पे ज़्यादा ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये सब कैसे याद रखेंगे, लेकिन आपको हम समझा दे रहे हैं। अगर आप इस बात को ध्यान रख सको तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग, सीजियम एटम है। पहले आप थोड़ा सा एटम के बारे में जान लीजिए। जो एटम, थोड़ा सा हम आपको सीजियम एटम के स्ट्रक्चर भी निकाल के ही दिखा दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीजियम एटम, ओके। STRUCTURE। ओके दोस्तों, सोडियम एटम सीजियम तो लिखा है ना, सीजियम आ गया, लेकिन फिर भी कोई नहीं, आ गया है। हमारे काम से हमको मतलब है, हमको ज़्यादा ये वाला पिक ले लेते हैं, ये वाला पिक ले लेते हैं। ओके, ओके दोस्तों, अब बात करते हैं ज़रा सा सीजियम एटम की, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सीजियम एटम देखिए ध्यान से, थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि तभी समझ में आएगा जब आप इस चीज़ को सही से डील करोगे, मतलब सीजियम एटम को सही से देखोगे। ओके दोस्त, देखिए ध्यान से देखिए इस सीजियम एटम को। इस सीजियम एटम में आप एक चीज़ देख रहे होइएगा कि इसके आउटर मोस्ट सेल में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है ऑलरेडी कि जो सबसे बाहर, देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, जनरली सबसे पहले जब एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने जाता है। और देखिए ये इसके लिए इसका ग्राउंड स्टेट कहलाता है। ये क्या होगा, इसका अपना घर जिसमें वो रहता था, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और जब ये निकलता है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये जंप करके इससे आगे वाले सेल में जाएगा, ठीक है। ये आगे वाला सेल में जाएगा, तो ये देखिए इसके लिए ये ग्राउंड स्टेट था, ये एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। तो एक एनर्जी लेवल ये ग्राउंड स्टेट, अगर ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है दोस्तों, ये ग्राउंड स्टेट है। तो दूसरा एनर्जी जो होगी इसकी लेवल, यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आगे वाला में आएगा, तो ये इसके लिए एक्साइटेड स्टेट होगा। कौन सा स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, समझिए। तो इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाती है तो उसको एनर्जी चाहिए होता है, और एनर्जी लेके वो दूसरे में जाता है। और जब कूदता है तो एनर्जी रेडिएशन के रूप में इमिट करता है, लाइट के रूप में इमिट करता है, फोटोन के रूप में इमिट करता है जब वो आता है। क्योंकि खा के गया था, फिर खा के जब इधर आया है, तो जब इधर आएगा तो निकालेगा ना हो। तो वही बात है, जो एनर्जी लेके जाता है तो फिर जब आता है तो ये लाइट के रूप में इमिट करता है, ठीक है। तो वही बात है। तो देखिए ध्यान से, सब सीजियम एटम
अब देखिए ध्यान से, सीजियम एटम क्या करता है, देखिए ध्यान से, जब सीजियम एटम के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो होता क्या है एक्चुअल में कि ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है ना से जब ये जाता है एक लेवल से दूसरे लेवल में, तो दो जिसको बोलते हैं दो लेवल के बीच एनर्जी गैप, जिसको बोलते हैं हाइपर फाइन गैप, एनर्जी लेवल गैप है ना, उसके बीच वो वाइब्रेट करता है, जो एटम दो डिफरेंट एनर्जी लेवल के बीच वाइब्रेट करता है, जिसको हाइपर फाइन लेवल कहा जाता है, उसके बीच जो वाइब्रेशन करता है। तो जब कोई चीज़ वाइब्रेट करता है, कोई चीज़ वाइब्रेट करता है तो आपको पता होगा कि वाइब्रेशन होता है तो उसमें एक साइकिल बनता है, साइकिल मतलब चक्रण, एक साइकिल कंप्लीट, दो साइकिल कंप्लीट, तीन साइकिल कंप्लीट, इस तरह से साइकिल बनता है। तो दोस्तों ये क्या करता है, तो इस तरीके से जैसे दो लेवल के बीच इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया, दो साइकिल कंप्लीट, तीन साइकिल कंप्लीट, चार साइकिल, पांच साइकिल, छह साइकिल, इस तरीके से साइकिल कंप्लीट होते हैं दो डिफरेंट एनर्जी लेवल गैप के बीच। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एनर्जी लेवल गैप के बीच क्या होता है, साइकिल कंप्लीट होता है। और जब ये साइकिल कंप्लीट होते हैं दोस्तों तो यही मामला आता है कंप्लीट, इसको बोलते हैं वाइब्रेट करने में। एक साइकिल में हम बोले ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट, एक वाइब्रेशन कंप्लीट, एक वाइब्रेशन कंप्लीट, एक वाइब्रेशन कंप्लीट, इसको बोलते हैं साइकिल कंप्लीट करना। दोस्तों तो ध्यान से सुनो, देखिए यहाँ पे क्या कहें, सीजियम एटम के इतना वाइब्रेशन करने में जो टाइम लगता है उसको कहा गया 1 सेकेंड। जो वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा था, एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा था सीजियम एटम है ना, जब एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वहाँ क्या होता है, एनर्जी लेवल की दो हाइपर फाइन लेवल की भी जो वाइब्रेट करना शुरू करता है, और वो वाइब्रेशन इतना वाइब्रेशन, देखिए कितना वाइब्रेशन है, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 वाइब्रेशन। देखिए 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 वाइब्रेशन अगर कंप्लीट जितना टाइम में कर लेता है सीजियम एटम, एक साइकिल तो हो गया ये एक वाइब्रेशन, तो इतने पीरियड्स अगर ये कंप्लीट करते हैं जितने देर में, उस समय को कहा जाता है 1 सेकेंड। क्या बात क्लियर हुई? यानी इतना, क्योंकि एक साइकिल बोलते हैं, एक जैसे मान लीजिए वाइब्रेट कर रहा है तो एक साइकिल बोले एक वाइब्रेशन को, ठीक है। तो इतने वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना समय बीत जाता है, टाइम बीत जाता है, उसको कहा जाता है 1 सेकेंड। तो दोस्तों अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये 1 सेकेंड किसको कहा गया। अब दोस्त यहाँ से बढ़ते हैं, अगर आपको 1 सेकेंड समझ में आ गया तो हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पे, थोड़ा सा ये हम बढ़ते हैं टेम्परेचर में, केल्विन किसे कहें। तो दोस्त अब समझने की कोशिश हम लोग करते हैं क्या चीज़ को, कि 1 केल्विन किसे कहा गया। अब 1 केल्विन की बात करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा, एक होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल मतलब 3 पॉइंट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वह थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, यानी वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों तीनों अवस्था कहने का क्या मतलब है, तीनों अवस्था कहने का मतलब है पानी जो है वो सॉलिड में भी हो, लिक्विड में भी हो और गैस में भी हो, उस तापमान को कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। दोस्तों ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर जिसमें पानी तीनों अवस्था में रहती है। तो दोस्तों क्या करेंगे कि पानी जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पे पानी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेज में पाया जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को अगर हम 273.16 से डिवाइड करें तो जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को कहा जाता है 1 केल्विन। फिर से सुनिए क्या बोले दोस्तों, कि देखिए ट्रिपल पॉइंट किसको बोले, जिसमें पानी तीनों स्टेट में रहता, उस टेम्परेचर को, उस समय जो तापमान होगा जिसमें तीनों स्टेट में पानी मिलता, उस तापमान को क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे 273.16 से, और वो जो वैल्यू आएगा दोस्तों उस वैल्यू को कहते हैं 1 केल्विन। यानी ध्यान से देखिएगा, यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन, इट इज डिफाइंड एज 1/273.16 फ्रैक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। दोस्तों अगर हम बात करें ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बता दिए हैं कि जिसमें आपको तीनों स्टेट में पानी देखने को मिल जाएगा।
और उसको डिवाइड कर दे उस टेम्परेचर को, तो जितना आएगा, जितना फ्रैक्शन ऑफ पार्ट आएगा, फ्रैक्शन मतलब था कितना भाग, तो 1 से डिवाइड कर देंगे उस टेम्परेचर को, यानी सॉरी एक इतना 273.16 से डिवाइड कर देंगे उस टेम्परेचर को, तो हमको जो टेम्परेचर देखने को मिलेगा उस तापमान को कहा गया है 1 केल्विन। क्या बात समझ में आ गया? ओके दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट में हम लोग कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे करंट, एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है दोस्त? एम्पियर। आखिर 1 एम्पियर कितने को कहा गया? 1 एम्पियर को अगर हम सही से डिफाइन करें, वैसे तो हम लोग एक चीज़ डिफिनेशन ये भी दे रखे हैं कि 1 कूलम जो कहा जाता है, 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में बहता है, 1 कूलम आवेश अगर 1 सेकेंड में बहता है, तो उस तार में बहने वाला करंट 1 एम्पियर कहलाता है। बट आइए हम लोग यहाँ पे ऐसा यूनिट में इसको कैसे डिफाइन किए हैं। देखिए दोस्त, इन्होंने क्या कहा कि देखिए, आप हम सबको इतना पता है कि अगर किसी तार से करंट बहता है, तो करंट अपने आसपास एक चुंबकीय यानी मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है, चुंबकीय फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। ये बात हम लोग जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, ये बात हम जानते हैं दोस्तों। मैट्रिक में भी पढ़ना था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दोस्तों हम लोग जानते हैं। तो अगर किसी वायर से अगर करंट बहेगी तो उसके आसपास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी विद्युतीय क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और चुंबकीय क्षेत्र उसको क्या करेगा? प्रभावित करेगा दोस्तों। तो चुंबकीय क्षेत्र में एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यानी चुंबकीय बल लगेगा। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे चुंबकीय बल क्या होता है भाई, हम सब जानते हैं कि चुंबक को रख दो, जितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है वो चुंबकीय बल होता है। हालांकि इसके बारे में विशेष आगे पढ़ना है, अगले सेमेस्टर में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ इस बात को समझने के लिए बात को समझना है। देखिए ध्यान से देखिए, 2 ठो बहुत पतला तार ले लिया जाए, बहुत पतला, ठीक है, 2 ठो बहुत पतला तार ले लिया जाए, बहुत पतला, और ये दोनों तार को बहुत लंबा बढ़ा के, बहुत पतला तार, और इस दोनों तार के बीच का डिस्टेंस रख दिया जाए 1 मीटर। 1 मीटर इतना लंबा डिस्टेंस, मतलब समझिए कि इतना डिस्टेंस पे एक पतला तार, इनफाइनाइट लॉन्ग जिसको बोलते हैं, बहुत लंबा मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग कह सकते हैं, और बहुत लंबा तार। अगर इस बहुत पतला तार को, मतलब जिसका तार पतला होगा तो उसका मतलब उसका तार का डायमीटर होता है। तार अगर पतला होगा तो तार का क्या होगा दोस्त? डायमीटर होगा। डायमीटर मतलब उसका व्यास होगा, तो व्यास बहुत कम होगा तो बहुत पतला तार होगा, न के बराबर। तो 2 बहुत पतला तार ले लीजिए, दोनों के बीच की दूरी कितना रख दीजिए? 1 मीटर रख दीजिए। कितना रख दीजिए? 1 मीटर। अब दोनों में करंट बहा दीजिए, फ्लो करवा दीजिए। करंट क्या करा दीजिए? फ्लो करवा दीजिए। अगर ध्यान सुनिएगा, तो इसका मतलब इस तार के चारों तरफ, इस चार के चारों तरफ क्या लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो चुंबकीय बल लगेगा। इधर इस तार के चारों तरफ चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल लगेगा तो 2 फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स लगेगा दोनों तार के बीच, अगर उस फोर्स का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होगा, है ना, पर यूनिट लेंथ, मतलब एक इकाई लंबाई में, एक यूनिट लंबाई में अगर इतना बल पाया जाए लगा, एक लंबाई तार की होगी इनफाइनाइट लेंथ, यूनिट लेंथ पर अगर इतना बल लग रहा होगा, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक पास कर रहा हो, तो हम कहेंगे अरे इसमें जो पास कर रहा करंट है ना, वह कितना है? 1 एम्पेयर है। इस तार में पास कर रहा करंट कितना है? 1 एम्पेयर है। दोस्तों अब समझ में आया क्या? लेकिन दोस्तों ये ध्यान से देखो, इसीलिए सर तो इस पे बल लगेगा तो सर तार भाग जाएगा ओन्ने। दोस्तों समझिए, आप सबको पता है ऑलरेडी, हाँ, और हम सबको पता है कि एक न्यूटन का जो नियम हम लोग जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को खींचती है। लेकिन आप कहोगे हम कहेंगे कि आपको खींचता है तो दिखाई काहे नहीं देता है? जैसे आप, मेरा मोबाइल है, मतलब मेरा कैमरा सामने है, और मेरा ये, हम अगर यहाँ है, तो मान लीजिए कि अगर हमको ये खींच रहा है मोबाइल या कैमरा हमारा खींच रहा है दोस्तों, तो हमारा क्या होगा बताइए? ध्यान सुनिए, तो हम वहाँ चले जाते हैं, लेकिन नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि देखिए, अगर कोई भी फोर्स अगर जो सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत अधिक मात्रा में लगता है, तो उसका प्रभाव हमको दिखता है, नहीं तो उसका प्रभाव हमें नहीं दिखता है। तो हम ये कहेंगे कि इसके बीच, कैमरा के बीच और हमारे बीच जो लगने वाला जो बल है वह न के बराबर है, जिसके कारण यह हमें दिखाई नहीं देता है और यह अपेयर नहीं होता है। लेकिन बल लगता है, बहुत ही कम होने के कारण रिप्रेजेंट नहीं होता है, जो दिखता नहीं है।
यही जब हम लोग कोई वस्तु फेंकते हैं तो उसका मैं जब अर्थ से अपनी ओर खींचती है ऊपर फेंकते हैं तो वो एक सिग्निफिकेंट मतलब एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ बल होता है, बल की बहुत अधिक मात्रा होता है, जिसके कारण वो दिखने लगता है। क्या बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो बल है देखिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, ये बहुत ही कम फोर्स होता है ना, बहुत ही कम फोर्स होता है, जिसके कारण ये होता है क्या कि बहुत कम फोर्स होने के कारण ये आपको अपेयर नहीं होता है। अच्छा, आपको फोर्स समझ में आता है दोस्त, समझिए इस चीज़ को। फोर्स हम लोग 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन ये बोल देते, इसका मतलब आपको पता चलता है दोस्तों। कभी हमको जैसे आपको कहेंगे 1 मीटर, तो आपके दिमाग में होगा ना कि सर इतना को तो कहेंगे 1 मीटर, आपको कह देंगे कि सर जाना है 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, तो आप समझ जाओगे अच्छा इतना दूर, लगभग एक गाँव के बाद दूसरे गाँव में लगभग जाएंगे तो लगभग ये दूरी लगभग 3 किलोमीटर के करीब में हो जाती है, तो अंदाज आपको लगता है ना। तो वैसा ही आप बताओ, तो कभी आपको बोला जाए कि 1 न्यूटन फोर्स, 2 न्यूटन फोर्स, 1000 न्यूटन फोर्स, तो कभी आपको फील आता है कि कितना होता होगा? नहीं आता है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे लेवल से नहीं है, क्योंकि बात आपको समझ में सही से नहीं समझाया गया था। सिर्फ 2 न्यूटन फोर्स लगता है, 10 न्यूटन फोर्स लगता है, ये बता दिया जाता है, लेकिन आपको फील नहीं होता, क्योंकि आपको तब नहीं फील होगा तो क्या होगा पता है दोस्तों? अगर हम आपको बोल देंगे कि आपको जाना है 1 किलोमीटर, तो आप कहोगे भाई क्या बात है 1 किलोमीटर चले जाएंगे ना। देखो, अब आपको बोल देंगे कि जाना है आपको 100 किलोमीटर पैदल चलना है, आपके दिमाग में पूरा सर्किट हिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोमीटर कितना होता है, तो 100 किलोमीटर कितनी दूरी हो जाएगा, तो आपको लगे नहीं इतना दूरी तो हम जा ही नहीं सकते। लेकिन आपको अगर कहा जाए कि भाई देखिए 500 न्यूटन का फोर्स आप पे लग रहा है या 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हमको 500 न्यूटन का, अच्छा ठीक, हमको वैसा ही फीलिंग आएगा, कुछ फीलिंग नहीं आएगा। 1000 कहेगा तो ये फीलिंग नहीं आएगा, और 10,000 कहेगा ना तो ये वैसा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको फोर्स का अनुभव ही नहीं है कि फोर्स कितना आखिर होगा। 1000 लगेगा तो कितना प्रभाव दिखाएगा, यानी 1000 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो कितना, 10,000 न्यूटन का लगेगा तो कितना प्रभाव दिखाएगा, ये फील ही नहीं हमें होता है। तो कहाँ से पता चलेगा दोस्तों कि मतलब हमको आश्चर्य कैसे होगा? आश्चर्य तो तब होता है जब बात हमको समझ में आती है कि इतना है और इतने हो जाएगा, तब समझ में आती है। लेकिन बातें नहीं हमको समझ में आ रहा था। आप 1000 न्यूटन बोलो तब, 1 किलोमीटर बोलो तब, 1 न्यूटन बोलो तब, सब में हमारा रिएक्शन एक ही जैसा रहेगा। तो आइए थोड़ा सा हम आपको फोर्स की एक फील करवा देते हैं। सर तो कैसे होगा? तो ऐसे होगा, आइए समझाते हैं आपको फोर्स के लेके। दोस्त देखिए, हमारे पास एक, हम थोड़ा सा जुगाड़ कर लेते हैं दोस्तों, जुगाड़ कर लेते हैं, जुगाड़ करते चलिए। जुगाड़ हमें मिल गया, साइड में ही था दोस्तों। देखिए हमारे पास ये मान लीजिए 1 किलो की वस्तु है, 1 केजी, मान लीजिए ये एक वस्तु है जिसकी वजन कितना है 1 केजी। दोस्त थोड़ा सा हम आपको फोर्स समझाएं ताकि आपको ये पता चले कि ये फोर्स आखिर बहुत कम क्यों है। जरा समझिए उस चीज़ को, ये फोर्स बहुत कम क्यों है, क्योंकि आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। अब आज के बाद से आपको एकदम याद हो जाएगी, फोर्स एकदम फील होने लगेगा कि आखिर आप देख के भी बता सकते हो कि लगभग कितना फोर्स लग रहा है। जैसे अब मान लीजिए कोई आदमी यहाँ से इस रूम के इस इन से उस इन चला है, तो हम कहेंगे दोस्त ये 3 मीटर या 4 मीटर चल गया, क्योंकि हमको पता है 1 मीटर इतना होता है तो 4 गुना चल गया होगा। आज के बाद से आपको फोर्स के भी देख के बता सकोगे कितना फोर्स लग रहा होगा, ये फील आपको आ जाएंगे पक्का। चलिए देखिए, हम कोशिश करते हैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाने का। दोस्त आइए देखिए, थोड़ा सा दोस्तों, ओके दोस्त ध्यान से देखिए, ये हमारे पास है 1 केजी की वस्तु। कितना? 1 केजी की वस्तु। ध्यान से देखिएगा दोस्त, कितने 1 केजी की वस्तु हमारे पास है। अब देखिए, अब 1 केजी की वस्तु हमारे पास है और हम इसको अपने हैंड पे रखें, मिट्टी की बनी हुई है, हम अपने हैंड पे रखे हुए हैं दोस्त, हाथ पे रखें, तो हाथ पे हमें एक फोर्स लग रहा है, जो हमें फील हो रहा है कि भाई कितना फोर्स लग रहा है। तो हम एक काम करते हैं ना, क्यों ना कि हम ये बल कितना लग रहा है उसको ज़रा सा निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बल हमें महसूस हो रहा है कि कितना होगा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि 1 केजी की वस्तु हमारे पास है और हम सबको याद है कि भार बराबर W बराबर मास गुना का त्वरण, यानी गुरुत्वीय त्वरण G, और G जितना कहा, G का मान कितना होता है वो हम सबको याद होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगभग इसी को बोलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों क्या ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ये वेट एक तरह का हमारा फोर्स ही होता है ना, जो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल होता है उसी को वेट बोलते हैं। पृथ्वी के द्वारा लगाया गया किसी वस्तु पर जो बल होता है उसी को वेट बोलते हैं।
दोस्तों तो ये वेट कैसे, क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्स होता है थोड़े बहुत अगर आप जानते हो तो मास गुना का त्वरण होता है, ये मास होता है ये त्वरण होता है। तो देखिए ये भी मास है और ये भी त्वरण है, तो दोनों सेम चीज़ है, अंतर यही कि ये कांस्टेंट त्वरण होता है और ये आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये एक फिक्स वैल्यू होती है। अब दोस्त बात करेंगे हम लोग यहाँ से कि W बराबर हम अपने इस वस्तु पे, चूंकि अर्थ ही इस पे बल लगा रही है और बीच में हम अपना हाथ लगा दिए, तो हमें क्या हो रहा है, एक इस पे इसके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है 1 kg की वस्तु के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो बल हमें महसूस होता है, ठीक है दोस्तों। आइए आज पूरी तरीके से आपको फील हो जाएगी। दोस्त देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, 1 kg की वस्तु है और इसको अगर जिसमें त्वरण कितना कांस्टेंट त्वरण लग रहा है, फिक्स त्वरण लग रहा है, जो जी लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लग रहा है दोस्तों। तो इसकी कैलकुलेशन अगर करेंगे तो हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को दोस्तों बोलते हैं 1 न्यूटन। 1 kg पर सेकेंड स्क्वायर को दोस्तों क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन बोलते हैं। और दोस्त ये अब यहाँ से आप देखोगे तो ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब देखिए हमारे हाथ पे जो बल लगा रहा है, जो ब्लॉक जो लगा रहा है, अब हमको महसूस हो रहा है कि आखिर 10 न्यूटन फोर्स इतना होता है। क्या बात समझ में आए दोस्तों, 10 न्यूटन का जो फोर्स होता है दोस्तों, ये हमें महसूस हो रहा है कि इतना 10 न्यूटन का फोर्स होता है। तो जरा चलते हैं 1 मिनट, हम लोग गांव में बहुत सारा काम किए रहते हैं, तो वहाँ पे माथा पर टोकरी उकरी सब लेके माटी का बोरिया सा, गेहूं का, धान का सब धोए रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जो हम जब माथा पर जब बोरिया उठाते हैं तो उस कितना बल लगाते रहता है हमारा माथा पर, आपको महसूस हो जाएगा बल। देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को दोस्त, देखिए ध्यान से। अब मान लीजिए कि एक माथा पर जो हम लोग बोरिया उठाए हैं, मान लीजिए 50 kg के बोरिया उठाए हैं, कितना 50 kg के बोरिया, ठीक है, बड़ी मुश्किल से उठाया 50 kg का, हमको महसूस हुआ 50 kg बोरिया उठाने में तो हम लोग का हालत खराब हो जाता है, नहीं दोस्तों। 50 kg के बोरिया बहुत ज़्यादा ये रहता है। अब 50 kg के बोरिया दोस्तों बहुत भारी हो जाती है हमारे लिए और उस पर हमको बहुत ज़्यादा फोर्स महसूस होते रहता है। आइए कितना फोर्स होगा, तो नॉर्मली 50 kg के जो बोरिया होगा दोस्तों, उसमें जो बल लगेगा दोस्तों, तो वो जो बल लगेगा कितना, 50 गुना का 10 ले लेते हैं सुविधा के कैलकुलेशन के लिए, सुविधा के लिए। तो 50 गुना का 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 50 kg के बोरिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन लग रहा होगा इस पर, तो ये हो गया कितना, 500 न्यूटन। 1 kg मीटर पर सेकंड 1 न्यूटन। यानी दोस्तों जो हमें माथा पर 50 kg के बोरिया उठाने के बाद जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है 500 न्यूटन का। अब आपको महसूस तो जरूर हो रहा होगा कि 50 kg के बोरिया उठाने के बाद कितना अधिक फोर्स आपको लगता है देखने में, मतलब कितना अधिक फोर्स महसूस होता है। ये बात क्लियर हो रही है दोस्तों कि 50 kg के बोरिया रखने के बाद कितना फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स महसूस होता है। तो अब आपको ये फील आ जाएगी, कि मान लीजिए कि कोई लड़का आपको थप्पड़ मारता है तो उससे इसका जितना बल आपको जो लग रहा है उस तरह का कुछ प्रभाव कैसा दिख रहा है, उससे आपको लग जाएगा अंदाज कि कोई थप्पड़ मारता होगा, स्लो में मारा तो वो ज़्यादा करके जिसे इसमें जितना फोर्स महसूस हो रहा है उसके हिसाब से अगर देखें तो हम देंगे 25 न्यूटन, 20 न्यूटन, 15 न्यूटन, 8 न्यूटन, इतना न्यूटन का फोर्स वो मार पा रहा होगा। यही बात हमको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है कि कोई थप्पड़ों मारा तो जो थप्पड़ मारता है दोस्तों तो कई तरीके से मारता है, कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा तरीके से, तो एक्सीलरेशन इसका ज़्यादा रहता था, मतलब जब ज़्यादा तेज़ी से मारेगा तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा तो उस समय फोर्स ज़्यादा एग्जर्ट होगा, तो वो उस समय थोड़ा सा बढ़ा के 20 से 25 न्यूटन के बीच के फोर्स लगा देगा। ये जो हमारे हाथ पर लग रहा है ये कितना लग रहा होगा, ये मुश्किल से हमको लग रहा है, हम लोग कैलकुलेट तो करवे किए, 10 न्यूटन का लग रहा है। बोरिया 50 kg को उठाएंगे तो 500 न्यूटन का लगेगा। तो अब हम समझ गए कि अगर कोई कह दिया हमको कि भाई देख थोड़ा 2 किलो न्यूटन का फोर्स तुम्हारे ऊपर लगने वाला है, हम समझ जाएंगे भाई तगड़ा इफेक्ट लगने वाला है, मतलब बहुत तगड़ा प्रभाव दिखेगा। नहीं भाई 2 किलो न्यूटन का फोर्स हम पे मत लगाना, यही ना, क्योंकि हमको पता है कि 2 किलो न्यूटन मतलब हुआ 2000 किलो, मतलब होता है 1000, तो 2000 न्यूटन का बल लगेगा। 500 न्यूटन का जो हम बोरिया उठाते हैं तो हमारा हालत खराब होता है, 2000 का न्यूटन का बल जब हम पे लगेगा तो हमारे लिए सहना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो हम समझना है, अब आपको पूरी तरीके से बल कहीं भी होगा जैसे तो आपको फील आ गया होगा कि लगभग कितना लग रहा होगा।
क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो अब आप मतलब सोच सकते हो कि जो आपका दीवार है ऊपर का जो छत वाला है वो कितना केजी का होगा, आई घर पे कितना बल लगा रहा होगा, दीवार जो आपका यहाँ से पिलर वाल है उस बल को कितना से रेसिस्ट कर रहा, सब चीज़ आपको फील हो जाएगा उतना से। पूरी तरीके से आप बल को लेके भी आप सोच सकते हो, क्योंकि अब आपको बोलेंगे कि कहीं पे 200 किलो न्यूटन का बल लग रहा है तो आपके दिमाग में आएगा अरे वाह कितना फोर्स लग रहा होगा। अब आपका मुंह खुलेगा, अरे वाह इतना फोर्स लग रहा है। लेकिन इससे पहले 200 किलो न्यूटन बोल दीजिए या 500 किलो न्यूटन बोल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? लगेगा जैसे कि 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वैसे हम लोगों को समझ में आता था। तो अब आपको ये महसूस हो गया होगा बल। तो दोस्त जरा सोचो कि हमारे पास जो बल है अभी वो कितना 2 गुना 10 के पावर -7 न्यूटन का। तो समझो कितना कम फोर्स लगेगा, 2 गुना 10 के पावर -7 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि 2 बट्टा, देखिए ध्यान से, 1 पर 7 को 0 नहीं, 2 2 4 2 6 7, इतना न्यूटन का दोस्तों बल लगेगा। अब दोस्त जब इतना न्यूटन का ये बल लगेगा तो इसको अगर हम बात करें कि 2 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन तो हमको महसूस हो रहा था जो रखे थे 10 न्यूटन। अब 2 न्यूटन को आप जरा सोचो, 2 न्यूटन का आप बांटोगे 10 भाग में तो 2 न्यूटन आपको, देखो ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है। अब 2 इसका 2 न्यूटन में लाओगे है ना, इसका 5वां भाग करोगे, 2 न्यूटन में लाओगे और 2 न्यूटन को फिर 10 भाग में बांटोगे तो ये और छोटा हो जाएगा। फिर उसको और भाग 1000 में बांटोगे तो और छोटा हो जाएगा, सॉरी 100 में, और 1000 में बांटोगे तो और छोटा हो जाएगा, और फिर बांटोगे तो और छोटा हो जाएगा 10,000 में, फिर और 1 लाख में और छोटा, 10 लाख में और छोटा, 2 2 4 2 6, एक इसमें और छोटा हो जाएगा। समझो कि कितना छोटा फोर्स हो गया। उतना ही छोटा फोर्स इस तार के बीच लगता है जब 1 एम्पियर का करंट दोनों तार से होकर बहता है। महसूस हो गया दोस्तों? फील आया? अच्छे से समझ में आया? चलिए, तो कुल मिला के अब हमको ये बात 1 एम्पियर की परिभाषा को हम अच्छे से समझ गए हैं कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हमको क्या समझाया गया है। दोस्तों अब आप इंजीनियर बनने जा रहे हो तो आपकी माइंड लेवल कुछ ऐसी होनी चाहिए कि प्रैक्टिकल लेवल पे सोचे। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी बोल दो आप, है ना। मान ले कि अगर हमें पता ना रहे तो हम कह देंगे आराम से कि भाई देखो कि हम 10 मीटर लंबा का कपड़ा का मतलब शर्ट पहने हुए, तो मतलब अब हमको पता रहेगा ना कि भाई कि हमारे कपड़ा की लंबाई जो लेंथ होती है वो मुश्किल से 1 मीटर से भी कम की होगी। ऐसे नहीं देखेंगे, मान लो हाइट अगर लेंथ देखें तो, क्योंकि हमको पता है। तो अगर आप 10 मीटर बोल दो तो मतलब आपको आइडिया ही नहीं है कि 10 मीटर 1 मीटर में क्या अंतर होता है। अब आप 1 न्यूटन बोलो, 50 न्यूटन बोलो, 100 न्यूटन, आपको महसूस ही नहीं है, पता नहीं कि 1 न्यूटन का प्रभाव कितना होगा, 100 न्यूटन का प्रभाव कितना होगा। बस समझ आ रहे? तो आपको थोड़ी फील करके आप समझना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग का आगे है यही चीज़ है, इसीलिए इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है अगर आप सही से फील करके पढ़ो तो। अब दोस्त बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन हमारे पढ़ने का तरीका थोड़ा गलत रहता है, जिसके कारण थोड़ा दिक्कत होता है। दोस्त अब बात करते हैं थोड़ा सा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। अगला क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। ये क्या कहा? ये कहा कि देखिए हमको पता है ऑलरेडी, अब 242 केल्विन और 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। इतना दाब पर इतने एरिया से, इतना एरिया मतलब देखिए 1 बट्टा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 60,000, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना होगा भाई? 1 मीटर की लंबाई ले लो, 1 मीटर की चौड़ाई ले लो, इतना एरिया होगा। इस एरिया को 60,000 भाग में बांट दो। 1 मीटर की लंबाई ले लो, 1 मीटर की चौड़ाई से 1 स्क्वायर बनेगा तो इतना ही एरिया बनेगा। नहीं दोस्तों, ये एरिया बनेगा इस तरह से, और इसको 60,000 भाग में बांटोगे तो दोस्त छुटकी सी एरिया बनेगा ना, छुटकी सी, बहुत छुटकी सी। उस छुटकी से एरिया में इतना टेम्परेचर और प्रेशर से जितना लाइट की इंटेंसिटी हमें दिखेगा वह इंटेंसिटी कहलाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसको 1 कैंडेला कहा जाता है। कितना कहता है? 1 कैंडेला। दोस्तों 1 कैंडेला
बात समझ में आ रही। और आपको बताया भी किए थे कि जो लाइट हमारे ऊपर पड़ती है, तो लाइट अगर मान लीजिए वही लाइट की जो लाइट जो आ रही है लाइट, वो अगर छोटे से एरिया में पड़ेगा तो वही लाइट की अगर ज़्यादा, वो बताए थे आपको इससे पहले कि ये लाइट नॉर्मल लाइट ले लीजिए, वो हाइलोजन लगा लीजिए, तो हाइलोजन पे जो रे आएगा इतने एरिया में ज़्यादा रे आएगी, तो वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा पड़ रही होगी इतने एरिया में। अभी जब आएगा छोटका वाला बल्ब से, तो उससे कम लाइट की रे आएगी, मतलब कम एनर्जी पड़ेगी इतने एरिया में, तो हम कहेंगे ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कम है दोस्तों। तो वही बात कहा कि इतने एरिया में इतना प्रेशर और टेम्परेचर पे जो अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी होता है, जितनी इंटेंसिटी यहाँ पे होती है, वह इंटेंसिटी कहलाती है क्या चीज़ दोस्तों? ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। और उसको हम लोग बोलते हैं कि यह एक कैंडेला के बराबर होगा। कितना होगा? एक कैंडेला के बराबर होगा। ओके, अब दोस्त बात करते हैं नॉर्मली, लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में। दोस्तों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं एक मोल, मोल से हम सब अवगत हैं कि भाई देखिए मोल कहने का क्या मतलब है, कि ध्यान से सुनिए, मोल कहने का मतलब है कि 12 ग्राम कार्बन में अवेलेबल पार्टिकल्स की संख्या हम लोग कह देते हैं क्या, कि वो एक मोल होगा। 12 ग्राम कार्बन में अवेलेबल, अब मान लीजिए 12 ग्राम कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल होंगे वह हमारा क्या कहलाएगा? एक मोल कहलाएगा। ठीक है, तो कार्बन ले लिए 12 ग्राम, उसमें एटम्स की संख्या काउंट किए, वह संख्या क्या कहलाया? एक मोल। वैसे दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं एक मोल को। अगर हम एक मोल हमारा एक एब्सोल्यूट नंबर होता है, जो नंबर किसी भी चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आपको पता है दोस्तों कि हमारा दर्जन जो होता है, दर्जन क्या होता है? एक डजन जो होता है हमारा दर्जन, वो 12 केला को रिप्रेजेंट करता है। तो 12 वो केला ले लेंगे तो 1 दर्जन केला हो जाएगा। 12 ठो अगर आम ले लेंगे तो 1 दर्जन आम हो जाएगा। 12 ठो इमली ले लेंगे तो 1 दर्जन इमली हो जाएगा। दर्जन एक एब्सोल्यूट नंबर है जो किसी के साथ लग जाएगा और उसकी संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो दोस्तों उसी तरीके से मोल एक नंबर होता है, एब्सोल्यूट नंबर होता है, जो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 के संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और यह एक मोल होता है। और आप लोग जानते हैं इस बात को, किसको एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है दोस्तों। तो अब इतना 12 ग्राम में इतना ही एटम पाया गया है, तो इसीलिए हम लोग कार्बन को एक रिफरेंस लेके काम किए हुए हैं, और इसी रिफरेंस के बेसिस पे हम लोग सारे कैलकुलेशन करते हैं। तो 12 ग्राम देखिए, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज एज 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है? तो जितने भी एलिमेंट्री जो एलिमेंट्री हमारे पास पार्टिकल्स होंगे इतने ग्राम में अवेलेबल, उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़? एक मोल बोलेंगे। वैसे रहता है कितना है एक मोल में? वो हम सबको पता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो दोस्तों एक मोल के बारे में हम लोग बेसिक ये डिफिनेशन क्लियर कर लिए। तो दोस्तों कुल मिला के हम लोग कहें तो अभी आज की जो लेक्चर रही है हमारी समरी, इसमें हम लोग जो फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन किए हैं उसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ वाइंड अप करेंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आप सारी बातों को अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि हमने सारी चीज़ें अच्छे से लिखा रखे हैं, तो आप अच्छे से लिख लीजिए। अपेक्षा करते हैं कि आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।